उसको वो एक लंबे लंबे लय में खींचता है और लंबे सुर में उसको बोलते जाता है और बहुत टाइम लेता है उसको बोलने में, तो हम इसे स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, इनको हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में तब मानते हैं जब ये किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा डायग्नोस किए जा चुके हैं और उनके द्वारा जब ये बताया जा चुका है कि उनकी द्वारा सारी एनालिसिस करने के बाद, सारे डायग्नोसिस कंप्लीट करने के बाद उनके उनके द्वारा जब ये बताया जा चुका है कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इसीलिए तब हम इसको एक डिसऑर्डर के वरना तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे आसपास हमारे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली इनमें से कुछ न कुछ सिम्टम किसी न किसी में होते ही हैं, वो नॉर्मल है। इसके लिए एक टाइम लिमिट होती है। ये बहुत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में डायग्नोस करके पूरा रिपोर्ट तैयार करके वो ही बताते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब हम जानते हैं कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से डील कैसे करें। जो भी हमने नॉर्मल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर तरीका है जिससे कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर को लंबे समय के लिए सुधार सकते हैं और उसको एक अच्छा बिहेवियर दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चे को जैसा बिहेवियर चाहते हैं वैसा हम अगर खुद उससे करेंगे और हमारे बच्चों का हमारे समाज, हमारे घर में अगर वैसा ही बिहेवियर सभी लोग अच्छे से करेंगे तो वो हमसे वैसा ही सीखेगा और वो हमें रोल मॉडल की तरह लेगा और वो सेम चीज़ें वो बच्चा भी वही चीज़ें दोहराएगा। और ये है दूसरा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसको अभी आगे चलकर एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। और थर्ड है प्रॉपर पेरेंटल केयर। बच्चों को एक प्रॉपर पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। अगर हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा है, हम उनको कितना समय दे रहे हैं और हम उनकी फीलिंग्स को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को कितना समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चे को देनी पड़ती हैं कि हम उसकी फीलिंग्स को समझें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके इमोशंस को समझें। ये सारी चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और फोर्थ है डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप। हमें अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। अगर हमारा रिलेशनशिप बच्चे के साथ फ्रेंडली नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रूडली होगा, तो हम उसे बार बार टोकेंगे तो फिर वो हमारे से इमोशनली अटैच होना बंद कर देगा और हमसे कोई अपनी बातें शेयर करने में वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ इमोशनली अटैच होने के लिए फ्रेंडशिप वाला रिलेशन उसके साथ बिल्ड करें बचपन से ही, ताकि आगे चलकर टीनेजर्स में हम देखते हैं कि टीनेजर्स में आगे चलकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि बच्चे जो होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। तो आगे चलकर ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए हमने बचपन से ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है कि हमें बच्चों में सेफ ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। उन्हें सेफ अच्छा हेल्दी फूड देने हैं और मल्टीविटामिन्स देने हैं और कैल्शियम देने हैं, जिससे कि उनका पूरा फिजिकली और मेंटली दोनों तरह के तरीके से उनका डेवलपमेंट हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है या ऐसी कोई समस्या लगती है, तो हम बच्चे के टीचर्स से बात कर सकते हैं। और नॉर्मली वैसे भी हम लोगों को टाइम टू टाइम बच्चे के टीचर से कांटेक्ट करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई सिम्टम्स जो भी आगे आपको बताए गए थे उनमें से कोई सिम्टम्स लगातार ऐसे कंटिन्यू कुछ टाइम से वो देखने को मिल रहे हैं,
तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी काउंसलर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम इसकी इसके बाद वाली नेक्स्ट। मैम बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाली स्लाइड ऑन कर दीजिए। हाँ, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये एक बिहेवियर थेरेपी है जो बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है। इसमें इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम बच्चे के बिहेवियर को किस प्रकार हम बच्चे में एक अच्छी आदतें डाल सकते हैं और किस प्रकार उसकी बुरी आदतों को दूर करके उसमें एक नई अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट तो एक जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो बोलना स्टार्ट नहीं करता है, उससे पहले भी हम कभी-कभी उससे पहले भी हम थोड़ा उसको कुछ चीज़ें साइन लैंग्वेज थोड़ा सिखा सकते हैं कि जब उसको भूख लगे वो ऐसा साइन करे और जब उसे प्यास लगे तो वो ऐसे साइन इस तरीके से साइन करे। ये भी हम उसको प्री स्पीकिंग से पहले सिखा सकते हैं। तो अब हम थेरेपी बिहेवियर थ्योरी किस प्रकार काम करती है ये हम आगे देखेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ। बिहेवियर थ्योरी में रेनफोर्समेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट से किस प्रकार बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए और जब वो नेगेटिव बिहेवियर के लिए किस प्रकार से उसके साथ ट्रीट किया जाए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। माना कि आपका बच्चा है और आपके कुछ कहने से पहले ही वो अपने खाए हुए बर्तन सिंक में टाइम से रख देता है, तो ये ये उसका एक अच्छा बिहेवियर है। तो आप और वो अपना होमवर्क भी टाइमली कर लेता है। तो तो फिर आप उसके इस अच्छे काम के लिए उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे। उसको कुछ टाइम के लिए वीडियो गेम खेलने को देंगे। तो ये आप उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे कि उसने एक अच्छा काम किया कि बर्तन सिंक में डाल दिए बिना उसकी मम्मी के कहने से या फिर घर के किसी अन्य सदस्य के कहने से। और फिर उसने अपना स्कूल का होमवर्क भी कर लिया। तो आप उसके इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए उसे एक उसका फेवरेट वीडियो गेम खेलने को दे रहे हैं। तो ये उसके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करेगा यहाँ पे। और अब बात करते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट की। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है कि अगर आपका बच्चा होमवर्क करने में या किसी भी काम को करने में आनाकानी करता है, तो आप उसको बार बार उस काम को करने के लिए फोर्स करते हैं थोड़े टाइम तक कि फर्स्ट इस काम को करो, कि पहले आप इस काम को करो, इस काम को करो। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि बच्चे को लगेगा कि घर वाले या ये मेरा इस चीज़ से वो बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है और पहले वो सोचता है कि मैं पहले यही काम कर लेता हूँ जो मुझे घर वालों ने बताया है, देन वो और काम करता है। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है कि हम किस तरीके से उसको मना कर रहा है, तो उसी की लैंग्वेज में उसको मतलब कि उसको थोड़ा सा उसको फोर्स करके उससे काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब हम पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जांपल समझते हैं। जब जब बच्चा अपने रूम में सारे खिलौने उसने फैलाए हुए हैं और वो उसको सही नहीं करता है, माना आपके कहने के बाद भी, तो आपको उसको उसका काम और बढ़ा देना है। आपको उसको कुछ और भी काम दे देना है ताकि वो फिर अपना वो वाला काम उसको लगेगा कि अगली बार से उसको लगेगा कि अगर हाँ मैं अपना रूम अगर सही नहीं करता हूँ तो मुझे और एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। तो ये एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है जो फिर वो अपना पुराना वाला काम ही पहले टाइम से करना स्टार्ट कर देगा।
और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि जब नेगेटिव एक आपको नेगेटिव पनिशमेंट क्या है कि मैथ्स की क्लास है, माना मैथ्स की क्लास में सर बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा है जो बार बार मैथ्स क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, तो सर क्या करते हैं कि उसको मैथ्स की क्लास से बाहर निकाल देते हैं। सर तो अपनी तरफ से उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, बट वो बच्चे के लिए बच्चा बाहर जाके अपना क्या कहते हैं खुश हो रहा है कि हाँ मुझे मैथ्स की क्लास से छुटकारा मिल गया, वो तो इंजॉय कर रहा है बाहर पे, लेकिन सर ने अपनी तरफ से पनिशमेंट दिया है, तो लेकिन वो उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम कर रहा है। तो डेली वो ऐसा ही करता है, वो क्लास इंटरप्ट करता है और वो बाहर जाके इंजॉय करने लग जाता है। तो यहाँ पे हमको अ, उसको पनिशमेंट ना देके उसको हमें डबल मैथ्स के क्वेश्चंस देने हैं, जिससे कि वो अपना काम करेगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। हमें बच्चों को प्रॉपर केयर और अटेंशन देने की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उनका एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और अगर हम अटेंशन देंगे अपने बच्चे को, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, तो वो अपनी बातें शेयर करने के लिए हमारे पास आएगा, हमसे अपनी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल फील करेगा। अदरवाइज वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगा वहाँ से। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने बच्चों से जितना भी हो सके हम फ्रेंडली बिहेवियर रखें और उनके साथ उनके इमोशन को समझें और उनसे इमोशनली अटैच रहें। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम स्लाइड मूव नहीं हो रही है। तो अब हम जानते हैं कि हम बात करते हैं कि हम कैसे कुछ अच्छी आदतों को अपने बच्चों को सिखाकर, कैसे उनको बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाकर एक उनको आगे के लिए उनका कैसे एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में हमें इससे काफ़ी उनको मदद मिलेगी। अगर फर्स्ट है एम्पैथी। अगर हम बच्चों को फर्स्ट बचपन से ही उनमें एम्पैथी के बारे में समझाएंगे और एम्पैथी उन खुद उनके साथ अगर हम एम्पैथेटिक होंगे, उनकी उनकी खुद फीलिंग्स को भी समझेंगे, तब जाके वो भी आगे चलकर हमारी फीलिंग्स को भी समझेंगे या अपने दोस्तों की फीलिंग्स को समझेंगे। तो बचपन से ही हमें अपने बच्चों को एम्पैथी के बारे में सिखाना है कि एम्पैथी क्या होती है, और किसी के प्रति हमें कैसे एम्पैथी दिखलानी चाहिए, कैसे किसी के इमोशंस को समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एम्पैथी। और फिर दूसरा है ग्रेटिट्यूड। जैसे कि अभी एक दिन पहले हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में जाना था कि किस प्रकार ग्रेटिट्यूड से हमें हेल्प होती है, किस प्रकार हम किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करके खुश रह सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड ये एक बहुत अच्छी आदत है जो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर डालनी चाहिए। किसी का हमें आभार व्यक्त करना है, जैसे किसी ने हमें बच्चों को ये सब मोस्टली तो सभी लोग सिखाते हैं ये, बट फिर भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट है मनी सेविंग। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल की जनरेशन मनी मनी की इम्पोर्टेंस को बहुत कम समझती है। कुछ लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझते हैं। तो हमें बचपन से ही बच्चों को मनी इम्पोर्टेंस सिखानी है कि किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं। अगर बच्चे इससे क्या होगा कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा और बच्चे को लगेगा कि बच्चे को एक फीलिंग आएगी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ये मेरी खुद के पैसे हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बचपन से ही
इसीलिए अपने घर में एक जैसे कि हम पहले से रखते थे, देखते हैं कि पहले से हम रखते थे कि एक गुल्लक रखते थे अपने घर में, उसमें अपनी सेविंग्स करते थे। तो यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी है बचपन से कि इस प्रकार एक मनी सेविंग करके हम आगे उससे अपने कुछ बुक्स ले सकते हैं या उसके जो फेवरेट गेम है वो खरीद सकते हैं किस प्रकार अपने खुद के पैसे से। तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा और उसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत भी डेवलप होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब हम एक ब्रीदिंग हैंड एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग हमारे पांचों उंगलियों में हमारे 5 सेंसेस होते हैं। लिटिल फिंगर हमारी आई को आँख आँख, फिर रिंग फिंगर हमारी नोज, एंड देन जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमारे टेस्ट को, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हमारे ईयर को, और जो हमारी सॉरी थंब है, हम है वो हमारे टच को। ये हमारे 5 सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस, ये एक्सरसाइज आपके बच्चे के अटेंशन में भी हेल्प करेगी, और ये एक्सरसाइज हम खुद भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम ये एक्सरसाइज एक बार हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, जिस भी हाथ से आप कंफर्टेबल फील करें। फिर एक बार आप देख लीजिए कि हमें किस तरीके से करना है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमें अपने हाथ को इस तरीके से साइड से टच करते हुए ब्रीथ इन करनी है, और फिर ब्रीथ नीचे की तरफ आते हुए ब्रीथ आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। शायद आप सभी रेडी हैं करने के लिए। यस मैम। तो ब्रीथ इन, स्लोली स्लोली अपने हाथ को साइड से टच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। फिर अपने इंडेक्स फिंगर्स को नीचे दूसरी साइड से फिंगर्स से नीचे लाते हुए ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। थैंक यू हिमानी, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो लास्ट में जो एक्सरसाइज हमने करी है ये बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है, बच्चों को ये करवाई जा सकती है, और इससे उनके अटेंशन में और उनके सेंसरी डेवलपमेंट में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। हिमानी ने जो मेथड्स बताए थे उसमें जैसे कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो मेथड है उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूंगी। जैसे कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जब हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही में क्या रिइंफोर्समेंट है या सही में वो पनिशमेंट उनके लिए हो रही है नहीं हो रही, इसकी पहचान कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रिइंफोर्समेंट जो होता है वो हमेशा आपकी जो व्यवहार होगा, जो जिस व्यवहार को आप रिइंफोर्स कर रहे होंगे उस व्यवहार की दर को बढ़ाएगा, और जो पनिशमेंट होगा वो व्यवहार की दर को हमेशा कम करेगा। तो हमें इसकी पहचान पहले कर लेनी जरूरी है। जैसे हिमानी एग्जाम्पल दे रही थी, वो एग्जैक्ट सिचुएशन मैं स्कूल में जब काम करा करती थी तो जो स्टूडेंट है मैंने वहां पे देखी है। एग्जैक्टली एक सिचुएशन थी जिसमें
कि एक क्लास में एक बच्चा था, वो डेली क्या करता था, कागज के बॉल्स बना के स्कूल में वो फेंका करता था, और मतलब क्लास में फेंका करता था। कब? मैथ्स के पीरियड में मोस्टली उसको नोटिस करते थे। तो मैथ्स के सर जैसे ही क्लास में आते थे, मैथ्स के सर पढ़ाना शुरू करते थे, उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी। कभी वो चौक फेंक रहा है, कभी वो कागज के गोले फेंक रहा है, कभी वो टिफिन निकाल के खाना खाने लग रहा है। मतलब वो ऑब्वियसली डिस्टरबेंस क्रिएट करता था क्लास में। तो सर क्या करते थे, उसको डांटते थे और उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। और ऐसे ही मैं जब उसको नोटिस करती थी तो वो क्लास के बाहर बहुत बार खड़ा मिलता था, और बाकी क्लास में वो उतना नहीं मिलता था, मैथ्स की क्लास में वो बाहर खड़ा हुआ मिलता था। और बाकी लोग तो टीचर्स आते थे, प्रिंसिपल आते थे, राउंड में लगा के वहां से उसको सुना के उसको डांट डूट के चले जाते थे। फिर जब मैंने उसको कुछ टाइम तक नोटिस किया कि ये मैथ्स की क्लास में रिपीटेडली बाहर आ रहा है, तो मैंने सर से उसकी बात करी। तो उन्होंने कहा कि मैथ्स की क्लास में हमेशा ऐसा ऐसा करता है और मैं उसको बाहर खड़ा कर देता। और मैं उस बच्चे से जब भी बात करती थी तो वो बहुत मस्त रहता था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो मैथ्स की क्लास से बाहर आ रहा है, उसको ना कोई डर था, ना उसको कोई दिक्कत हो रही थी। अब जब फिर मैंने बाकी टीचर से भी बात करी थी तो देखा कि बाकी क्लास में वो उतना ज्यादा इतना डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रहा था। तो मैंने सर से उससे बोला कि आप इसको पनिशमेंट दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है पनिशमेंट, इसके लिए पनिशमेंट है ही नहीं, इसके लिए तो ये रिवॉर्ड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो मैथ्स की क्लास से बचना चाह रहा है, और उसके लिए तो अच्छा हो रहा है, वो डेली के डेली उसको वहां से हटा दिया जा रहा है और वो खुश हो जा रहा है, उसको मैथ्स की क्लास में बैठना नहीं पड़ रहा है, उसकी जो भी बोर वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो एज अ रिवॉर्ड काम कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम इस तरह की चीजें बच्चों पे अप्लाई करें कि हमें लग रहा होता है कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअल में हम पनिशमेंट दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं, और किस व्यवहार को हमें बढ़ाना है उसी को हम रिवॉर्ड करें, जिस व्यवहार को हमें कम करना है उसको हम पनिश करें। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके साथ ही बाकी जो तरीके इसने बताए हैं हमारी जो स्पीकर है उन्होंने, तो वो भी काफी सही हैं। जैसे बच्चों में प्रेम की भावना बचपन से रखें। मैम ने भी इनबॉक्स में भी, सविता मैम ने भी लिखा हुआ है कि बच्चों में जो आदर्श भाव हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम बचपन से इनकलकेट करें, वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही बच्चों से प्रेम भाव से रखना, मतलब उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे टीन एज में आते हैं, अगर हम उनसे फ्रेंडली नहीं होते हैं तो वो अपनी चीजें शेयर ही नहीं करते हैं, और वो अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं, और आपको समझते हैं कि हमें तो डांट ही पड़ेगी, हम कुछ भी बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो शेयर करना ही बंद कर देते हैं। उसके अलावा कई बार पेरेंट्स इतना डांट देते हैं बच्चों को, इतना डांटते हैं कि वो इंफीरियर हो जाता है और दूसरों से इतना कंपेयर करते हैं। इसका भी एक उदाहरण मेरे साथ एक बार केस रहा था स्कूल में। उसमें एक बच्चा था, उसके अंदर इतनी इंफीरियरिटी आ गई थी कि उसे लगता था मैं कुछ भी करूंगा मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। तो उसके भाई से उसका कंपैरिजन होता था, उसके बड़े भाई से, वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा था और सब कुछ अच्छे से करता था, तो उसका बार बार कंपैरिजन किया जाता था। तो बच्चे के अंदर इतनी इंफ्योरिटी थी कि जो चीज वो अच्छी कर रहा था, वो आर्ट में अच्छा था, वो योगा अच्छा करता था, योगा के कॉम्पिटिशन्स में जाता था वो, तो वो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया था। तो उससे बात जब मैंने करी तो वो हमेशा यही कह रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं कुछ भी करता हूँ तो वो मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा मुझे डांटते ही हैं, तो मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ भी करूँ कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, मैं कुछ भी करूंगा मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, ना मुझे पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा, ना मुझे स्कूल में सपोर्ट मिलेगा। इस तरह का उसका बिहेवियर हो गया था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी तो जो बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं वो ऐसे हैं कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में और पर्टिकुलर उनके सिम्टम्स क्राइटेरिया होता है सेट, और उस क्राइटेरिया को डायग्नोज करना सही तरीके से बहुत जरूरी होता है। और जब उनको हम क्लिनिकल साइक जब हम देखते हैं कि बच्चे में ये सब सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कई चीजें अप्लाई करने के बाद भी वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो हम उसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे उसको प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद हमें पता चलेगा कि अगर ये बच्चे में भी प्रॉब्लम है, तो तभी हम उसको उस प्रॉब्लम में या उस डिसऑर्डर में ला सकते हैं कि ये बच्चे को ये डिसऑर्डर है। वरना एडीएचडी जैसा जो डिसऑर्डर है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अधिकतर बच्चों में कॉमनली देखे जाते हैं, और लोग उसको मिसडायग्नोस कर देते हैं। लोग बोल देते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं कि इस बच्चे को एडीएचडी होगा, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। एक बार एक ऐसी केस है, उसमें बच्चे को उसकी आई साइट वीक थी, और उसमें मतलब शैतानी करने के तो तरीके थे, लेकिन आई साइट उसकी वीक थी बहुत ज्यादा। तो वो क्या था, बचपन से उसकी आई साइट वीक होगी तो उसकी लर्निंग ही सही नहीं हुई थी। तो वो जो ब्लैक बोर्ड में जो भी उसको पढ़ाया जा रहा था या फिर उसको जो भी चीज सिखाई जा रही थी, उनको सही से ग्रैस्प ही नहीं कर पाया था, उसकी लर्निंग ही सही नहीं हुई थी। तो वो जो लेटर्स हैं, जो लिखना है, उसका इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है, लेकिन उसको लर्निंग डिसऑर्डर नहीं था, उसकी आई साइट वीक थी एग्जैक्टली।
तो हमें उस पिन पॉइंट को पकड़ना जरूरी है। जरूरी नहीं कि उसका जो कारण है वो किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे कुछ और कारण भी रहा हो। तो आज का जो सेशन है उसके लिए मैं आज के प्रेजेंटर को थैंक यू करना चाहूंगी, और मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। हमारी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, हमारी विभागाध्यक्षा है, हमारी जो मोटिवेटर है प्रोफेसर मधुलता नयाल मैम। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके आज के सेशन के बारे में अपने विचार रखें। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम क्षमा चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। नहीं तो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम किसी का भी समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसे खराब न करें, परंतु कुछ चीजें हमारी से परे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी की, अपनी पूरी टीम की ओर से। और मैं थोड़ा सा बाकी चीजें विनीता ने काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग हमारे इसमें साइकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके लिए एक शब्द विनीता ने बोला था कि हम टेस्टिंग के बाद ही कोई थेरेपी देते हैं। तो टेस्टिंग क्या है, ये थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी। साइकोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे तो सभी जानते हैं। जैसे अगर आप फिजिशियन के पास जाते हैं या कोई भी आप MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो कुछ टेस्ट लिख देते हैं आपके कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, ब्लड के टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट हैं वो कराते हैं, और उसके बाद वो आपकी रिपोर्ट को देख करके आपका इलाज शुरू करते हैं। वैसे ही मनोविज्ञान में भी अगर सरल तरीके से सब चीजें हो जाती है तो ठीक है, परंतु जब डीप एनालिसिस करनी होती है तो, या एक तो डीप एनालिसिस करनी है, और पेशेंट यदि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें डिजीज में जा रहे हैं कि जब पेशेंट कैपेबल हो आंसर करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कैपेबल ही नहीं होते। जैसे अगर हम सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, पैरानोइया की बात करते हैं, तो वो लोग तैयार ही नहीं होते इस टेस्ट को देने के लिए, टेस्ट फिल करने के लिए। परंतु यदि कोई जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको यदि वो चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या टीचर उनसे कहते हैं कि आप का हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका एजुकेशनल वैल्यू क्या है, आपकी वोकेशनल किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं। तो मनोविज्ञान में काफी टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, डिफरेंट एरिया में। इवन अब कोविड-19 में जो एक डिप्रेशन हो रहा है उसके लिए भी टेस्ट डेवलप हो गया है। तो हर फील्ड में टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के बाद, और ये टेस्ट बनाना सरल काम नहीं होता है, इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और इसमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, जिसमें 1 साल तक का भी टाइम लग जाता है। जैसे वैक्सीन बनने में समय लगता है, वैसे ही टेस्ट को भी इतनी जल्दी नहीं बनाया जाता है। उसके काफी पॉपुलेशन में पहले उसके रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं, और उसके आधार पर उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ऐसे मतलब लाइट लेवल पे इसको हम नहीं करते हैं, तो उसको बनाने में समय लगता है। तो ऐसे जो हमारे मानकीकृत परीक्षण होते हैं, उन परीक्षणों के द्वारा हम उसकी बुद्धि लब्धि का या उसके